Hello students, welcome back to this channel. Hope you all are doing really well. In today's video we are going to do a very interesting thing. आज हम क्लास 12 के आंसर शीट को एनालाइज करने वाले हैं. क्या मतलब है कि एनालाइज करने वाले हैं? क्लास 12 के बच्चों ने जो अपना एग्जाम पेपर दिया था, आंसर शीट सबमिट करी थी सीपीएससी को 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो आंसर शीट जब चेक होती है तो अब आपके पास एक फैसिलिटी होती है कि आप अपनी आंसर शीट को वापस मंगाएं और देखें कि आपके कहाँ मार्क्स कटे. तो ऐसी एक स्टूडेंट ने अपनी आंसर शीट मंगाई थी और मेरे साथ शेयर करी है, तो मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि कैसे पेपर चेक होते हैं, कैसे पेपर इवैल्यूएट होते हैं, कैसे स्टूडेंट पेपर को अटेम्प्ट करते हैं और कैसे आप भी अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं बाय चेकिंग कि हाउ स्टूडेंट्स हैव डन, हाउ स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म, हाउ स्टूडेंट हैव रिटन द आंसर्स, हाउ टीचर्स हैव इवैल्यूएटेड द आंसर. तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो मेरे पास जो आंसर शीट है वो 2024 की ही आंसर शीट है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ये आंसर शीट जो है वो इकोनॉमिक्स के पेपर की है. 18 मार्च एज यू कैन सी की इसी साल की आंसर शीट है ये. साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो पेपर है ये 58/1/2 यानी कि कोड नंबर है पेपर का, और उसी कोड की मैंने मार्किंग स्कीम भी खोल रखी है. तो हम साइड बाय साइड आंसर शीट और मार्किंग स्कीम को कंपेयर करते जाएंगे कि कैसे मार्क्स दिए गए हैं, क्या चीज ना ही लिखने के मार्क्स काटे हैं, क्या चीज लिखने के मार्क्स दिए हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है जो मार्किंग स्कीम में नहीं गिवन बट फिर भी टीचर ने उसके मार्क्स दिए. ये हम इस पेपर में डिस्कस करते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सीधे चलते हैं हम लोग आंसर शीट पर. और क्योंकि फर्स्ट इन एमसीक्यू है, एमसीक्यू में मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको डिस्कस करने या कुछ आपको देखने की जरूरत है कि कैसे स्टूडेंट ने अटेम्प्ट करा है, बिकॉज यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर. सो हम एमसीक्यू स्किप कर रहे हैं और डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पे चलते हैं सीधा. तो डिस्क्रिप्टिव में जो फर्स्ट क्वेश्चन था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 11 इन द मार्किंग स्कीम. द क्वेश्चन इज, फर्स्ट हमारे पास था एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें आपको एनडीपी एट एफसी निकालना था, और दूसरा हमारे पास था एलाबोरेट द कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड डिफाइन ऑपरेटिंग सर्कल. दो क्वेश्चन थे. फर्स्ट था 2 मार्क्स का, सेकंड था 1 मार्क्स का. जो इलेबोरेट द कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज था उसकी डेफिनेशन 1.5 मार्क्स की थी एज पर मार्किंग स्कीम, और 1/2 मार्क्स का इसका एग्जाम्पल था. ऑपरेटिंग सर्कल सिर्फ डिफाइन पूछा था, सो डिफाइन उसकी 1 मार्क्स. देखते हैं स्टूडेंट ने कैसे अटेम्प्ट किया. स्टूडेंट ने सबसे पहले एक्सटर्नैलिटी को डिफाइन किया. उसने लिखा एक्सटर्नैलिटीज रेफर टू बेनिफिट्स और हार्म्स कॉज्ड बाय वन एंटिटी टू अनदर विदाउट बीइंग पेड और पेनलाइज्ड. सही लिखा है, तो 1.5 मार्क्स यहाँ टीचर ने अलॉट कर दिया. उसके बाद स्टूडेंट ने इट इज ऑफ 2 टाइप्स पॉजिटिव नेगेटिव से बताया है पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, और दोनों के एग्जाम्पल भी दिए. हालांकि नहीं पूछा गया था फिर भी दिए. 2 मार्क्स में उसने एक्सटर्नैलिटीज भी डिफाइन करी है, उसके टाइप्स भी बताए हैं, टाइप्स को भी डिफाइन किया और टाइप्स के एग्जाम्पल भी दिए. सो देखिए आप 2 मार्क्स उसने कितनी मेहनत करी है अपने आंसर शीट में. तो ये टीचर के माइंडसेट पे एक लगती है, एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है कि स्टूडेंट को ज्यादा आता है, जितना पूछा गया उससे भी ज्यादा इसने लिखा है. तो हालांकि इससे कोई मार्क्स नहीं थे, लेकिन फिर भी ये लिखा है तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स जो लिखे हैं 1/2 मार्क्स के, यहाँ पे एग्जाम्पल भी यू कैन सी के एग्जाम्पल पे मार्क्स दे रखे. और सेकंड पार्ट जो हमारा था ऑपरेटिंग सरप्लस, उसमें लिख रखा है ऑपरेटिंग सरप्लस रेफर्स टू द सम ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. यहाँ पे टीचर ने 1 मार्क्स दे रखा है. तो इस क्वेश्चन में 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स स्टूडेंट को मिल गए. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो बोथ आर डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. दोनों 1.5 मार्क्स के थे. अगर आप मार्किंग स्कीम को पढ़ेंगे तो 2 डिफरेंस यहाँ पे फिक्स्ड के गिवन है और 2 फ्लेक्सिबल के गिवन है. तो स्टूडेंट की अगर मैं आंसर शीट पर जाऊं तो सबसे पहले तो आप ये ऑब्जर्व करोगे इसने नीचे से स्टार्ट नहीं किया, जहां पे 3-4 लाइन्स इसकी बची थी, इसने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट की. नेक्स्ट पेज से इसने आंसर स्टार्ट किया. फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल को इसने टैबुलर फॉर्म में लिखा है, 2 कॉलम्स बनाए. सबसे पहले इसने फिक्स की डेफिनेशन लिखी है कि कौन डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज रेट, सेंट्रल गवर्नमेंट. यहाँ पे लिखा है मार्केट फोर्सेस. उसके बाद लिखा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बनाने की जरूरत होती है रिजर्व्स बनाने की या नहीं, उसमें जरूरत नहीं होती और फिक्स में जरूरत होती है. थर्ड और फोर्थ पॉइंट भी उसने लिखे हैं स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज और डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन के रेलेवेंस में. तो यहाँ पे इसने 4 पॉइंट्स लिखे हैं 3 मार्क्स के आंसर में. मार्किंग स्कीम में 2 मांगे गए थे, बट स्टिल आपको 3 मार्क्स में 3 लिखने चाहिए. स्टूडेंट ने 4 लिखे हैं. अगेन 4 लिखे हैं तो उसका बेनिफिट ही मिला है, क्योंकि अगर एक कोई गलत भी हो जाता है तो टीचर 4th वाला पॉइंट पढ़ के उसको मार्क्स, तो इसलिए आपको भी ज्यादा ही लिखने चाहिए. तो इसमें भी टीचर ने उसको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स यहाँ पे दिए हैं इस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13. ये थोड़ा सा केस बेस्ड क्वेश्चन था, हालांकि बहुत छोटा सा ही केस था. The RBI's rate setting panel unanimously decided to keep the benchmark lending rate unchanged at 6.5%. The committee voted to remain focused on withdrawal of accommodating monetary policy. The first question is identify and discuss the economic issue. Usually ऐसा क्वेश्चन जो होता है
जो मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड होता है वो इकोनॉमिक इश्यूज में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, ये होते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट ने आंसर थोड़ा सा अलग लिखे, वो हम देखेंगे क्या लिखा है। पहले हम मार्किंग स्कीम का आंसर पढ़ लेते हैं कि इन्फ्लेशन इज द इकोनॉमिक इशू एंड यू ऑल्सो हैव टू डिस्कस दिस। सो द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड मे बी द अंडरलाइंग कॉस्ट हो सकते हैं, एक्सेस डिमांड उसी से इन्फ्लेशन होते हैं। तो ये दो इसके आंसर थे, 1 मार्क्स फॉर इन्फ्लेशन एंड 1 मार्क्स फॉर राइटिंग द कॉज दैट इज एक्सेस। अब इस स्टूडेंट के अगर हम आंसर शीट में देखें तो इसने लिखा है कि the economic issue indicated here is deciding the monetary policy which is vital for the development of the economy. These policies directly affect the money supply in the economy. इसने ये लिखा है, हालांकि ये पूरा सही नहीं है, इसमें मार्क्स नहीं दिए जाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी अगर हम मार्किंग स्कीम देखें तो इसमें ये लिखा है कि एनी अदर वैलिड इकोनॉमिक इशू मे बी अवार्ड मार्क्स। तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करना भी एक इशू था, एक इकोनॉमिक इशू था। तो अगर वो भी स्टूडेंट ने लिखा हो, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में क्लियरली नहीं बता रहा है कि कौन सा इकोनॉमिक इशू लिखना है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक इशू लिखना है, किस टाइप का इशू लिखना है, तो इसीलिए स्टूडेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी लिखा है तो उसको मार्क्स दिए गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 1 मार्क्स दिया है, हालांकि ये 2 मार्क्स का पार्ट था। तो बाकी सेकंड मार्क्स कहाँ दिए, सेकंड मार्क्स का सेकंड पार्ट में दिया गया। तो सेकंड पार्ट क्या था इस क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट था कि डिस्कस द लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑन मनी सप्लाई इफ द रेट सेटिंग पैनल वुड हैव डिक्रीज द, अगर रेट डिक्रीज होता तो क्या इफेक्ट होता। तो उसने सबसे पहले डिफाइन करें कि बेंचमार्क लेंडिंग रेट क्या है। अगेन देखो, अगर आप देख सकते हैं तो ये पहले उसने इंट्रो दे दिया है कि लेंडिंग रेट, बेंचमार्क लेंडिंग रेट होता क्या। फिर उसने बताया है चेन इफेक्ट क्या इफेक्ट होगा इसका अगर रेट रिड्यूस किया जाए, तो उसने आंसर को पॉइंट्स में लिखा। तो टीचर ने यहाँ पे इसको 2 मार्क्स दे दिए और बेंचमार्क लेंडिंग रेट जो इसने डिफाइन करा उसको 1 मार्क्स दिए। हालांकि एज पर मार्किंग स्कीम इसमें 3 मार्क्स मिलने चाहिए, बट टीचर हैज स्टिल गिवन 4 मार्क्स। इसका ये रीजन हो सकता है कि पेपर अभी तक काफी अच्छा चल रहा है, बच्चे का स्मूथ पेपर चल रहा है और टीचर को कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि ही नोस द आंसर टू दिस। सो नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये एक टैबुलर फॉर्म का क्वेश्चन था जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन था एडीएस वाले यूनिट से। आप इसमें हमारे पास सबसे पहले एक टेबल कंप्लीट करनी थी और फिर हमें कंजम्पशन फंक्शन को एक्सप्रेस करना था। अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो इसमें यह भी लिखा है कि अगर स्टूडेंट ने कंजम्पशन निकाला है तो भी मार्क्स मिला है, अगर कंजम्पशन फंक्शन नहीं निकाला, सिर्फ कंजम्पशन की वैल्यू निकाली है, तो मार्क्स मिलने चाहिए। तो अगर हम आंसर शीट में जाए तो स्टूडेंट ने सबसे पहले तो टेबल सही बनाई है, 3 मार्क्स उसको मिल गए। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो स्टूडेंट ने कंजम्पशन फंक्शन नहीं निकाला है, इसमें कंजम्पशन की वैल्यू। कंजम्पशन फंक्शन जो एक फंक्शन है माइनस सी बार प्लस बी बाई, वो होता है। तो जब तक वो नहीं लिखोगे तो कंजम्पशन फंक्शन पूरा नहीं होता। लेकिन क्योंकि मार्किंग स्कीम में कंजम्पशन की वैल्यू निकालने पर भी मार्क्स मिल रहे थे, तो इस स्टूडेंट को इस वजह से इसमें 1 मार्क्स मिल गए हैं। और अगेन इस क्वेश्चन में स्टूडेंट के 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स स्टूडेंट को मिले हैं, 4 ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 कहता है कि जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड बी पार्ट सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक इन एन इकोनॉमी। 2 मार्क्स के। तो जनरली स्टूडेंट्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो बहुत छोटे छोटे हाफ हाफ पैराग्राफ्स लिख के खत्म कर देते हैं, 4 लाइनों का आंसर। बट स्टूडेंट का अगर आप देखें तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स मनी कैन बी यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसने पहले डिफाइन करा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, फिर उसके बारे में उसने 3 पॉइंट्स लिख लिए। तो ऑब्वियसली अगर आप इसमें 4 पॉइंट्स लिख रहे हैं तो टीचर विल बी बाउंड टू गिव यू 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स, क्योंकि वो पॉइंट सही भी हैं अगर आप पढ़ें। इफ यू रीड द पॉइंट दीज आर राइट। सो अगर आपने रेलिवेंट भी लिखा है और सफिशिएंट भी लिखा है, सो यू गेट फुल ऑन फुल मार्क्स। समटाइम्स स्टूडेंट्स राइट ओनली रेलिवेंट बट नॉट सफिशिएंट। 2 मार्क्स के आंसर में जस्ट 4 लाइन्स लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स, यू राइट इन पॉइंट्स नॉट इन लाइन्स। ओके, वी हैव टू वैल्यू द आंसर इन टर्म्स ऑफ रेलिवेंस एज वेल एज सफिशिएंसी। तो सफिशिएंट लिखना भी बहुत जरूरी है। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें, सेंट्रल बैंक एज बैंकर्स बैंक, इसमें भी स्टूडेंट ने सबसे पहले तो लिखा कि सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड एडवांस लोन्स। इट मेजरली परफॉर्म्स द 3 फंक्शंस। 3 फंक्शंस होते हैं बैंकर्स बैंक के, उसने वो तीनों फंक्शंस लिखे हैं। 2 मार्क्स का आंसर। अगर 2 भी लिखता तब भी मार्क्स मिल जाते, बट 3 लिखे तो अगेन टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन आया। और आप ये भी देख सकते हैं कि तीनों में उसने पॉइंट्स में लिखे हैं, गैप्स छोड़े हैं हर पॉइंट के बाद, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन भी किए। हालांकि सारा अंडरलाइन नहीं किया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज अंडरलाइन नहीं किया, बट इसमें जो 3 पॉइंट्स है उसमें लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट उसने अंडरलाइन किया, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स अंडरलाइन किया, क्लियरिंग हाउस उसने अंडरलाइन किया। सो इस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है। नेक्स्ट आंसर जो उसने स्टार्ट किया वो अगेन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट किया, सेम पेज से स्टार्ट नहीं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो था, क्वेश्चन था स्टडी द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली। ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट ने अटेम्प्ट नहीं किया, इसका चॉइस वाला क्वेश्चन जो था वो उसने अटेम्प्ट किया। तो वो क्वेश्चन था क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, गिव वैलिड रीजंस। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, वी नो दैट इट्स अ रेवेन्यू रिसीट्स क्योंकि इससे एसेट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स, एसेट्स रिड्यूस हो रही हैं, सो इट्स अ कैपिटल रिसीट्स। एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट, इट्स अ काइंड ऑफ grants or gifts given from other countries, so it's basically a kind of grant, so it's a revenue receipt। अगर हम देखें तो स्टूडेंट सबसे पहले लिखा है रेवेन्यू रिसीट्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स नीदर इंक्रीजेस द लायबिलिटी नॉट कॉजेस रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे ऑफ द गवर्नमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं लिखते। एसेट लायबिलिटीज किसके रिड्यूस हो रहे हैं? गवर्नमेंट, तो आपको गवर्नमेंट वर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट को 2 मार्क्स मिले हैं। कैपिटल रिसीट अगला उसने फिर बताया क्यों कैपिटल रिसीट है, 2 मार्क्स मिले। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वहां पे उसने कैपिटल रिसीट लिख ली। उसने एक्चुअली इस तरीके से लिखा कि उसको लगा कि ये एक लोन, जबकि जब भी फाइनेंशियल असिस्टेंस वर्ड यूज होता है ना, असिस्टेंस इज नॉट अ लोन, इट्स अ ग्रांट। असिस्टेंस जो होती है वो एक तरह की ग्रांट होती है, तो इसलिए यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट आना चाहिए और यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स कट गए, उसको 0 मार्क्स मिले इस पॉइंट में, और ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप देखेंगे तो चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर आप पूरा श्योर जिस आंसर में है ना वो लिखें, अगर आपको उसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्टिव वाला अटेम्प्ट करें। जैसे जो इसका दूसरा पार्ट था वो डिस्क्रिप्टिव था, वो सीधा आपको चार्ट को ही एनालाइज करना था, तो इसमें ज्यादा चांसेस है कि उसको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं बजाय इसके कि जो थोड़ा ऑब्जेक्टिव नेचर का था, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स जो है ये ऑब्जेक्टिव नेचर के। अगर आपने कैपिटल को रेवेन्यू लिख दिया तो यू स्ट्रेट अवे गेट 0 मार्क्स। अगर रीजनिंग भी चाहे आपने कुछ भी लिखे, रीजनिंग पढ़ी ही नहीं जाएगी, सीधा 0 में। तो चॉइस वाले क्वेश्चन में थोड़ा आपको ध्यान से देखना होता है कि कौन से पार्ट में आपकी कमांड ज्यादा है, किसमें श्योरिटी ज्यादा है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स का, जो चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें एक न्यूमेरिकल आता है और एक डिस्क्रिप्टिव। अगर आपकी न्यूमेरिकल में कमांड अच्छी नहीं है या थोड़ा सा भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर आपकी छोटी सी भी गलती हो गई तो उसमें आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे, सीधा 3 में से 2 मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में अगर आपकी गलती भी हो गई तो हाफ या 1 मार्क्स कटेगा, 2 मार्क्स आपको फिर भी मिलते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। डिस्कस ब्रीफली द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल। तो ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करा है स्टूडेंट ने? 2 सेक्टर मॉडल का था, 3 में। सबसे पहले उसने लिखा कि सर्कुलर फ्लो होता क्या है, उसने इंट्रोडक्शन देते हैं, डिफाइन कर, फिर उसने अजम्पशंस भी लिख दी सर्कुलर फ्लो। उसके बाद उसने डायग्राम भी बना दिया कि सर्कुलर फ्लो होता क्या है, और लास्ट में उसने उस डायग्राम को एक्सप्लेन भी कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिफाइन भी करा है, अजम्पशंस भी लिखी है, डायग्राम भी बनाए, एक्सप्लेन भी करे, तो टीचर ने ऑटोमेटिकली 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स यहाँ पे दे दिए। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा उसको एक्सप्लेन ज्यादा करना चाहिए था, अजम्पशन चाहे थोड़ी कम लिख देता या अजम्पशन इग्नोर भी कर सकते थे 3 मार्क्स में, लेकिन एक्सप्लेन थोड़ा ज्यादा करना चाहिए था। बट अगेन क्योंकि टीचर के माइंड में अभी तक इंप्रेशन बहुत अच्छा है स्टूडेंट का, तो मार्क्स टीचर दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। डू यू एग्री? जस्टिफाई योर आंसर विद अ वैलिड हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जाम। तो इसमें डू यू एग्री बनाना था, पहले जस्टिफाई करना था, वर्ड्स में जस्टिफाई करना था, और फिर एग्जाम्पल के थ्रू भी जस्टिफाई करना। दोनों तरीके से जस्टिफाई करना था, सिर्फ आप एग्जाम्पल के थ्रू नहीं कर सकते, दोनों तरीके से करना। तो ये स्टूडेंट ने कैसे लिखा है? उसने लिखा यस आई एग्री। उसने पहले नॉमिनल जीडीपी को एक्सप्लेन कर, रियल जीडीपी को एक्सप्लेन कर, फिर बताया प्राइस का क्या इंपैक्ट होता है नॉमिनल में और रियल में। फिर उसने एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल के बाद भी उसने कंक्लूजन दिया कि इस एग्जाम्पल से हम ये कंक्लूड करते हैं। तो इस तरीके से उसने अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर लिखा, तो उसके 38 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 40। और 2 मार्क्स आप देख सकते हैं कहां पर कटे, एक ऑब्जेक्टिव नेचर के आंसर में कटे हैं, डिस्क्रिप्टिव में नहीं कटे। ऑब्जेक्टिव नेचर का आंसर था वो कि रेवेन्यू है या कैपिटल है, विद रीजन आपको बताऊं, वहां पे उसके मार्क्स कटे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस पेपर से हमें पता चलता है कि पूरी की पूरी वैल्यूएशन एज पर मार्किंग स्कीम नहीं होती है। अगर आप मार्किंग स्कीम से थोड़ा अच्छा भी लिखेंगे, आंसर थोड़ा डिफरेंट होगा तो मार्क्स मिलेंगे, जैसे इकोनॉमिक इशू में इसको मार्क्स। दूसरी चीज आपने ये देखी कि अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिखते हैं, 2 मार्क्स के आंसर में 4 पॉइंट्स लिखते हैं, 3 मार्क्स के आंसर में 5 पॉइंट्स लिखते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, तो टीचर के माइंड पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और टीचर उसमें मार्क्स कम काटते हैं, बजाय इसके
कि अगर आप आधे आधे पेज के आंसर लिख रहे हैं 3 मार्क्स में हाफ पेज के, या फिर 4 मार्क्स में हाफ पेज के आंसर लिख रहे हैं, तो उसमें टीचर को लगता है कि स्टूडेंट को लिमिटेड ही पता। सो वट एवर यू नो यू हैव टू शो इट इन द एग्जाम पेपर कि मेरे को ये चीज आती है, वो लिखनी चाहिए। तीसरी हमने चीज ये पेपर से सीखी कि आपको किस तरीके से स्पेसिंग रखनी है, प्रेजेंटेशन रखनी है। हैंड राइटिंग अगर हम देखें स्टूडेंट की कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, नॉर्मल हैंड राइटिंग, लेकिन क्योंकि स्पेसिंग इतनी अच्छी कर रखी है, हर आंसर नए पेज से स्टार्ट कर रखे हैं, अंडरलाइनिंग कर रखी है, पॉइंट्स में लिख रखे हैं, तो प्रेजेंटेशन अच्छी बन गई। तो हैंड राइटिंग अच्छी ना भी हो पर प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो सकती है, पेपर बहुत अच्छी तरह रीडेबल बन सकता है। तो ये 3-4 चीजें हमने आंसर शीट में सीखी। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उसमें हम इंडियन इकोनॉमी के पेपर को एनालाइज करने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमी को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या डेटा इंपॉर्टेंट है नहीं है, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है उसमें, वो सब हम इसी पेपर में इंडियन इकोनॉमी को एनालाइज करने वाले हैं। अगर आपको इस आंसर शीट में कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या डाउट है, वो मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। या आपने कुछ एक्स्ट्रा सीखा इस आंसर शीट से वो भी आप लिख सकते हैं। Also, if you like this video, do like, share and subscribe this channel. Also, share this video with someone who might need it. All the very best.